हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रेसी राइटिंग का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के भी सारे वीडियो मेरे पास ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक आप वहां से देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी तीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करके उसका एनालिसिस को डाल चुका हूँ, और इस वीक या नेक्स्ट वीक तक मैं नवंबर 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका भी एनालिसिस डाल दूंगा, ठीक है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से प्रेसी राइटिंग करनी चाहिए, क्या स्टेप होने चाहिए। तो चलिए आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो पैराग्राफ आप अभी देख रहे हो, ये पैराग्राफ 2018 में क्वेश्चन पेपर में आया था, जून 2018 वाले में। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो आया था, ये आया था कंप्रीहेंशन पैसेज बन करके। ये नोट मेकिंग, ये कंप्रीहेंशन पैसेज बन के आया था, ये प्रेसी राइटिंग के तौर पे नहीं आया था। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन पैसेज और नोट मेकिंग, इसमें आपको कहीं से भी कोई सा भी पैराग्राफ दिया जा सकता है। आपकी प्रैक्टिस, रीडिंग, सब कुछ अलग लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसमें टाइम देना पड़ेगा आपको, कि तीनों ही क्वेश्चन 5-5 मार्क के है ना। चलो, a life of action and danger moderates the dread of death. It not only gives us the fortitude to bear pain, but also teaches us at every step the precious tenure on which we hold our present being. Sedentary and studious men are the most apprehensive on this score. Dr. Johnson was an instance in point. A few years seemed to him soon over, compared with those sweeping contemplation on time and infinity with which he had been used to pose himself. In the still life of a man of letters, there were no obvious reason for a change. He might sit in an armchair and pour out cups of tea to all eternity. Would it had been possible for him to do so? The most rational cure, after all, for inordinate fear of death is just to set value of life on life. If we mere wish to continue on the scene to indulge our headstrong humor and tormenting passion, we had better be gone at once. And if we only cherish the fondness of existence according to the good we desire from it, we pang we feel at parting, which it will not be very सीवियर होना चाहिए। सर्वर गलत लिखा हुआ है, ये सीवियर होना चाहिए था, ठीक है, सीवियर होना चाहिए था। तो बेसिकली हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि भैया देखो, मौत का डर जो होता है वो बहुत ज्यादा बुरा होता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि एक्शन भरी लाइफ जीता है, जिसके लाइफ में एक्शन और डेंजर है, वो मरने से कम डरता है, और जो स्टीडियस मैन होते हैं वो ज्यादा डरता है। ऐसे ही एक इंसान डॉक्टर जॉनसन थे। अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा करना है तो आपको उसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर आप लाइफ में वैल्यू डालेंगे तो आपकी लाइफ की अपने आप ही वैल्यू बन जाएगी। और अगर आप सिर्फ मरने का डर ना लेकर के उस चीज को एंजॉय करना चालू कर देंगे, तो जब आपका अंतिम समय आएगा तो वहां पर वो उतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। ये बेसिकली इसका पैराग्राफ का मीनिंग है। तो जरा हम लोग पढ़ते, सॉल्यूशन करने का तरीका देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ये टेक्स्ट किसके बारे में बताता है? इंसान के मौत के डर के बारे में। इट डिटेल्स दैट व्हाई सम पीपल हैव फियर ऑफ डेथ एंड हाउ कैन वी ओवरकम, यानी किस तरीके से हम इससे बाहर आ सकते हैं। मेन पॉइंट और फैक्ट्स क्या है इसके अंदर? वी डू नॉट फियर डेथ इफ वी लिव एन एक्टिव लाइफ, यानी अगर आप घर में बैठे रहते हो तो फिर आपको मरने का डर लगेगा। अगर एक्टिव लाइफ जीते हो तो नहीं, क्योंकि तब आप रियलिटी से डेली मिलते हो। दोज पीपल हु फियर डेथ आर द वंस हु स्पेंड मच टाइम सिटिंग एंड स्टडिंग, जो ज्यादातर लोग बैठ के बस पढ़ते रहते हैं ना, उनको ही मरने का डर सबसे ज्यादा होता है। दिस हैपेंस बिकॉज दे लीड एन इनएक्टिव एंड पीसफुल लाइफ, क्योंकि उनका, और वो बिल्कुल पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं एक जगह, दे डू नॉट वांट टू चेंज। The most sensible way of ridding oneself of the fear of death is by valuing life. तो अगर आप लाइफ में वैल्यू डाल देते हो तो आप इस मौत से बच सकते हो। We should be comfortable with the knowledge of life is unpredictable and our hold upon life is very uncertain. कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए? हमें लाइफ को कंफर्टेबली जीना चाहिए, ठीक है। तो हम पूरे टाइम किसकी बात कर रहे हैं? डेथ की बात कर रहे हैं। तो एक सुटेबल टाइटल के तौर पे हमने ले लिया द फियर ऑफ डेथ। द फियर ऑफ डेथ हमारा क्या बन गया? एक सुटेबल टाइटल। अब हमने एक फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया है। देखो, फर्स्ट ड्राफ्ट आप घर पे बना सकते हो प्रैक्टिस के तौर पर, लेकिन ये जब आप वहां जाओगे ना, नहीं, तब ये काम पॉसिबल नहीं है। खैर, पढ़ते क्या है फर्स्ट ड्राफ्ट। इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स वी विल फियर डेथ लेस,
People who spend a lot of their time lazing around and leading a peaceful life are the ones who are most afraid of death. This is because they do not want any change. The most sensible way of getting rid of the fear of death is to value life properly. If we do not give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death. ठीक है, सिंपल सी बात इन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया। अब एडिट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि प्रेसी कैन नॉट बी मोर देन वन थर्ड अ थर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। हालांकि हमारा जो ऊपर वाला है उसके अंदर कितने वर्ड है, 200 वर्ड है, तो ये हमारा किस तरह 65 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो कितने का है, 80 वर्ड का है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा और इसे छोटा करना पड़ेगा। People who spend a lot of time lazing around and leading a peaceful life are the ones who are most afraid of death. This is because they do not want any change can be rewritten more succinctly in the following manner. यानी ये जो पूरी लाइन है इसको हम थोड़ा सा और छोटा करके लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। People who lead a lazy and peaceful life are the most afraid of death. बस यहाँ तक हमने कर दिया। ये लेजिंग अराउंड वगैरह वाली चीज जो है ये हटा करके सीधा पीसफुल लाइफ सीधा ये कर दिया, उसको और छोटा कर दिया हमने, तो वर्ड हमारे क्या होगा, कम। और इसलिए हमने क्या बना दिया, एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया, और फाइनल ड्राफ्ट में क्या लिखा हमने, इफ वी लिव एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर वी विल फियर डेथलेस, पीपल हु लीड अ लेजी एंड पीसफुल लाइफ फियर change and are the most afraid of death. The most sensible way of getting rid of the fear of death is to value life properly. If we do not give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death. क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आपको एक कहते हैं प्रेसी बनानी होती है। पर देखो आपके पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम में कि आप इतने सारे स्टेप्स कर पाओ, आपको सीधा यही स्टेप करना है। तो एग्जाम में ताकि आप ये सीधा यही स्टेप कर पाओ, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, आपको करनी पड़ेगी। चलिए एक और सैंपल पढ़ लेते हैं। क्या बोला हुआ है, सेंटेंस करेक्शन इज प्रोबेबली इजीएस्ट सबसेक्शन विद इन द वर्बल सेक्शन ऑफ द जीमैट फॉर यू टू improve. Doing well in this section really a function of knowing your grammar rules very well and then practicing them ad nauseum with a high quality practice problem. Okay, spend some time figuring out what the best materials are, study those material and then go back and study the material a few more times and make sure you have the grammar rules down cold. It is important to do this because you will want to get these questions done quickly so you can save time for more time consuming critical reasoning and reading comprehension section. There are few good books out there to learn the fundamental of sentence correction, but I used the Manhattan GMAT Science Correction Guide. I have also looked through the Aristotle sentence correction book and can say that that is of very high quality as well. The Manhattan GMAT book was really great and was very clear and concise in describing all the grammar rules I needed to learn. My main complaint about it is that it doesn't have a very many practice problems. From that, I can tell this book seemed to be the standard book that people suggest when talking about this section of the test. I don't disagree. In case you are wondering, you don't actually have to learn many grammar rules for the GMAT. The number of rules you have learned pales in comparison to the topics you must know for the math section of the test. Okay. However, the questions of the GMAT are very tricky. So you should go through the Manhattan GMAT book 5 to 6 times and even make flashcards to make sure you have every rule absolute down cold. If you do, then you should be able to focus on the meaning of each sentence, which is usually what is required for the harder questions on the test. For practice problem, I really just use the official guide and the official guide verbal supplement. Those were really great source for practicing problem. I would also recommend memorizing idioms for the test as of the last few months, idioms are less of a focus on the test, but knowing idioms down cold is an easy way to get an extra question or two correct. You also don't really need to spend that much time memorizing them, so why wouldn't you want to do it? ठीक है? As I mentioned before, there are instances on more difficult problems where you need to assess the meaning of the sentence, what it is trying to convey.
Keep this in mind and try not to obsess over the very detailed grammar rules. When in doubt, go with the answer choice that seem to have the most logical meaning over the one that appears to follow some minute grammar rules. Minute grammar rules, ये minute नहीं होगा, ये minute grammar rules होगा. The best. If the meaning of the original sentence is changed in one of the answer choices, it is definitely wrong answer choice. If you allow the advice, I guarantee that you will do well on the sentence correction section of the GMAT. तो हमने पढ़ा कि ये पूरा का पूरा पैसेज जो है ये पूरा का पूरा पैसेज किसके बारे में दे रखा है कि जीमेट में सेंटेंस करेक्शन जो है उसको आप कैसे बेटर कर सकते हो. हमने पढ़ा कि मैनहट्टन वाली बुक ले लो, एरिस्टोटल वाली बुक अच्छी है लेकिन मैनहट्टन वाली बुक भी ले सकते हो, 5 से 6 बार पढ़ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है और यही इंपॉर्टेंट बात है, बस इसी चीज को आपको लिखना है. लेकिन क्या है कि लिखना उसी वे में है जिस वे में लिखा हुआ है. तो जिस तरीके से आपको पहला पैराग्राफ दिया गया पहले की प्रेस ही कर लो, दूसरा दिया गया दूसरे की, तीसरा दिया गया तीसरे की, ऐसे में ज्यादा इजी रहेगा. जैसे कि क्या बोला हुआ है हमारा, क्या हो गया, जीमेट सेंटेंस करेक्शन हाउ टू गेट बेटर, ये हमारा टाइटल हो गया. द सेंटेंस करेक्शन ऑफ जीमेट इज वेरी डुएबल, आराम से किया जा सकता है. नोइंग योर ग्रामर रूल्स एंड प्रैक्टिसिंग देम विल इंश्योर सक्सेस. आइडेंटिफाई द बेस्ट स्टडी मटेरियल, स्टडी देम अ फ्यू टाइम्स, इंश्योर दैट यू हैव द रूल्स ऑन योर फिंगर टिप्स. यानी आपने अच्छे से कर रखा है. डाउन कोल्ड का मतलब ही यही होता है कि आपने अच्छे से रट रखा हो. Some reference book that you could use to learn fundamental section of the correction are the Manhattan Sentence Correction Guide and Aristotle Sentence Correction book. You don't actually have to learn that many grammar rules for GMAT. However, the questions on the GMAT are very tricky, so you should make sure you have every rule absolute down cold. यानी अच्छे से याद है आपको. There are instances on more difficult problem where you need to assess the meaning of the sentence and what it is trying to convey. When in doubt, go with the answer choice that seem to have the most logical, minute बोला था ना, most logical meaning and one that appear to follow some minute grammar rules. The best. Also remember that the answer is definitely incorrect if the meaning of the original sentence is changed. यानी अगर मीनिंग चेंज होगी तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा ही होगा. तो ये हमने क्या कर दिया, इसके प्रेसी बना करके क्रिएट कर दी. इस तरीके से हमने बना लिया. तो आपने देखा कि सीरीज वही रखी है जहां पर जो बात है, ऐसा है कि बुक वाली बात जो है सेकंड पैराग्राफ में की, तो प्रेसी में भी हमने सेकंड पैराग्राफ में बुक की बात की. लास्ट पैराग्राफ में हमने करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर की बात की, तो प्रेसी में भी हमने लास्ट पैराग्राफ में करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर की बात की. तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि प्रेसी का जो सीरीज है वो चेंज नहीं होना चाहिए. हमने प्रेसी की मीनिंग चेंज नहीं की, हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ भी सबट्रैक्ट नहीं किया. जो मेन लिखा हुआ है उसको बस ब्रीफ कर दिया है. क्या किया हमने, बस ब्रीफ कर दिया है, छोटा कर दिया है. ठीक. सो आई होप आपको अब प्रेसी राइटिंग क्लियर हो गई होगी. बाकी देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उस रेड बटन को ब्राउन कर दो, ग्रे कलर का कर दो उसे. ठीक है. और अगर आपने को लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो प्लीज शेयर द वीडियो. आपको लगता है कि मुझे कुछ और सुधार करने की जरूरत है, कोई सजेशन कोई एडवाइस है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं उसको अप्लाई करके और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकूं. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे चैप्टर 8, क्योंकि चैप्टर 7 अब मैं यहीं पर रैप अप कर रहा हूं. अगर आपको और भी ज्यादा चाहिए कि मैं और ज्यादा एग्जांपल्स करवाऊं प्रेसी के, तो आप मुझे बता देना. मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आप लोगों के लिए 20 प्रेसी सेट का एक जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. आप लिंक पर क्लिक करके 20 प्रेसी सेट आप वहां से भी देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. सो दैट्स बीन सेड, यहां पर मैं ओवर करता हूं. बी सेफ, बी हेल्दी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम.